जब आप सुनोगे तो शायद मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगेगा क्या, पर ये इसलिए होता है क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आप देखे ना देखे मुझे तो अपने लिए डांस करना है। तो जब हमें अपनी बात बोलना मतलब हम अगर अपनी बात बता सकते हैं अपने बड़ों को, माता पिता को या टीचर्स को, तो मतलब हम सही काम कर रहे हैं। अगर हम उनसे झूठ बोल रहे हैं तो मतलब हमारा काम भी गलत है। तो ये ध्यान रखना हमेशा, कभी भी झूठ बोलना पड़ेगा, उस काम को छुपाना पड़ेगा तो वो काम नहीं करना। बहुत सुंदर। ये प्रश्न मुझे लगता है कि बहुत सारे गर्ल्स के लिए एक प्रेरणा देगा इसका उत्तर, कि लड़की होकर आप अकेले यहाँ पर आए, 7 दिन तक रुके, कई जगहों पर जाते होंगे, तो इसमें कुछ अजीब नहीं लगता या डर नहीं लगता, अथवा तो ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी, क्या होगा, या कभी घर वालों की तरफ से इस तरह से, तो उसके बारे में भी कुछ बात बताएं। नमस्ते एवरीबॉडी, मैं घनश्याम शर्मा आपका स्वागत करता हूं, और हम पुनः स्वागत करते हैं नीलाक्षी मैडम का बीटी पब्लिक परिसर में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 7 दिनों से बदरवास नगर में कथक नृत्य की प्रस्तुति और प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली से हमारे बीच में नीलाक्षी मैडम जी आई हुई हैं, जो प्रतिदिन 2 विद्यालयों में अपनी प्रस्तुति और बीटी पब्लिक स्कूल में आप लोगों को कथक नृत्य का प्रशिक्षण दे रही थीं। आज हम उनसे कथक नृत्य के बारे में साथ साथ कुछ और बातों के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार पुनः तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कर दें। नमस्कार सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे फिर से यहाँ बुलाया। आपका प्रेम और आपका स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैडम से हम जानना चाहेंगे उनकी संस्था के बारे में और उसके द्वारा किए जाए प्रयास के बारे में। जो स्पीक मैके संस्था है उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आप बताएं। स्पीक मैके जो संस्था है ये सोसाइटी है, प्रमोशन के लिए ज़्यादातर काम करती है। प्रमोशन मतलब प्रचार और प्रसार, और हम स्पीक मैके का उद्देश्य है कि ये जो प्रचार और प्रसार हो वो मुख्य तौर पर हमारे देश के युवाओं के बीच हो। जो बड़े लोग हैं वो तो देखते ही हैं और आपके माध्यम से भी वो जानेंगे। आप अगर जानेंगे तो आपके घर में आपके माता पिता भी इस चीज़ को जानेंगे। तो हमारा जो भविष्य है देश का वो आप है, इसलिए हमारा स्पीक मैके का मुख्य उद्देश्य है कि जो कला का प्रचार और प्रसार करना है वो आपके बीच करना है, आपके माध्यम से करना है। मैडम, आपके बारे में बेसिक जानकारी और साथ में आपके एजुकेशन के बारे में भी जानकारी हमारे दर्शकों को प्राप्त हो। सर बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने इस तरीके का एक ये मतलब कार्यक्रम बांधा है इंटरव्यू के तौर पे, क्योंकि बहुत से बच्चे रोज़ मुझे मिलते हैं शाम को और बहुत सवाल है इनके मन में, तो शायद इस सब से आपके सवाल भी उत्तर दिया जाएगा उसका। तो मैं नीलाक्षी खंडकर, मेरा जन्म हुआ है नागपुर में, महाराष्ट्र में, और वहाँ पे मैंने जब मैं 6 साल की थी तभी से मैंने डांस सीखना शुरू किया। जैसे शाम में आप देखते हो ना, बहुत से बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो समझ नहीं पा रहे हैं अभी हमारा, लेकिन वो आ रहे हैं और मन से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम आपके स्कूल के भी कुछ बच्चे हैं ना छोटे छोटे जो समझते नहीं है, आपको परेशानी करते हैं शायद आगे खड़े होके, लेकिन उनकी जो रुचि है उसके वजह से वो रोज़ आते हैं और कुछ करते हैं। तो ऐसे ही मैं भी जब 6 साल की थी तो मुझे बहुत नहीं समझ में आ पाता था कथक का, मेनली जो राइट एंड लेफ्ट है या हाथ कहाँ उठाना है, पैर कहाँ चलाना है, ये। लेकिन मैं ऐसे एक घर के पास में एक डांस क्लास होती थी तो वहाँ पे जाती थी और सीखते सीखते हफ्ते में 2 दिन फिर 3 दिन ऐसे करते करते जब मेरी रुचि इसमें बढ़ती गई और मेरी जो टीचर थी उनको अच्छा लगा, उनको भी लगा कि शायद ये थोड़ा सा सिंसियरली करती है, मस्ती कम करती है और ज़्यादा ध्यान दे रही है डांस में। तो फिर उन्होंने मुझे रोज़ बुलाना शुरू किया और फिर मैं जब 10वीं कक्षा में आई तब तक मैंने कथक की परीक्षाएं, कथक के ना 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक चंडीगढ़ में है सर प्राचीन कला केंद्र, वहाँ पे आप कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी और फिर तबला, गाना, ऐसे सारे विधाओं पे उसमें परीक्षाएं होती है। जो जो सर्टिफिकेट है वो आपको 10वीं के नंबर में भी मदद करता है, मतलब 10वीं में भी कुछ नंबर उसमें ऐड करते हैं। और एक मुंबई की संस्था है गंधर्व महाविद्यालय, उसमें भी ऐसे ही 6-7 साल का 7 साल का कोर्स होता है। सारी इन
जो 3 मैंने आपको मैं बता रही हूँ कि एक चंडीगढ़ में है और एक इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी है सर, जिसमें आपने भी जिससे डिप्लोमा किया है ना? जी, तबला में किया है तबला में। जी। तो वो प्रयाग संगीत समिति है इलाहाबाद में, उसमें भी 7 साल का कोर्स है, जो कि आपको 10वीं के नंबर में अगर आप बोर्ड में उसको दिखाएँ तो आपको 10% और बढ़ के मिलते हैं। तो वो जो परीक्षाएँ थी, वो मैंने सातों परीक्षाएँ 10वीं के साथ-साथ अपनी पूरी कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने 11th-12th में कॉमर्स लेकर 12वीं अपनी कंप्लीट की। उसके बाद दिल्ली में एक राष्ट्रीय कथक विद्यालय है, कथक केंद्र नाम से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा संचालित होता है। तो वहाँ पे ऑडिशन होता है, वहाँ पे इंटरव्यू होता है, टेस्ट होती है, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ना, ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है और उसको मैंने डांस के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर किया और वहाँ पे फिर 5 साल का पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। बहुत ही सुंदर। एक ऐसा मोमेंट आप बताएंगे जहां जब 3 साल की थी, जब आपको प्रेरणा मिली कि इसको मैं डांस इस फील्ड में मुझे जाना चाहिए, और एज एन करियर ऑप्शन आपने उसको सिलेक्ट किया? करियर ऑप्शन तो बहुत धीरे-धीरे समझ में आया। शुरू में जब हम सीख रहे थे, तब इतना नहीं पता था कि इसमें क्या और कर सकते हैं। लेकिन मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि डांस करते वक़्त कोई और चीज़ पे सोचना नहीं पड़ता था। एक तरीके से आपने ध्यान लगाना सुना है ना, ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है। तो ये एक तरीके का मेडिटेशन ही होता है। जब हम डांस करते हैं, जब म्यूज़िक शुरू हो जाता है और हम अपना डांस शुरू कर देते हैं, डांस करना, तो वो 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी जितना भी लंबा आपका डांस है, उतने समय में आप कुछ भी और भौतिक चीज़ों पे नहीं सोचते हो। आप चाह कर भी नहीं सोच सकते हो कि मैं घर कब जाऊँगी, या मैंने बैग कहाँ रखी है, या इसके बाद मैं अपना टिफ़िन खा लूँगी। ये सब जो नॉर्मल जो छोटी-छोटी विचार हमारे मन में पढ़ाई करते वक़्त आते हैं कि मैं कब खाना खाऊँगी, अब तो मुझे भूख लग रही है, आज तो मुझे घर जाके वो वाला काम भी करना है। ऐसे जो छोटे-छोटे ख़्याल होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि डाइवर्ट होता है हमारा माइंड, ये हम जब डांस कर रहे हैं या गाना गा रहे हैं तो उस समय नहीं होता। तो ये एक तरीके का मेडिटेशन है, एक तरीके का हमारा ध्यान लगता है। बस वो ये है कि हम एक जगह बैठ के स्थिर ध्यान ध्यान नहीं लगा रहे, लेकिन जो प्रक्रिया है ध्यान लगाने की, सूक्ष्म होने की अपने शरीर में, वो बिल्कुल सेम है। तो ये होता था और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि जब हम डांस करते हैं तब कुछ और नहीं सोचना पड़ता। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने इसी में कंटिन्यू करना चाहा। और फिर जब 9th-10th के दौरान थी तो मुझे पता चला था दिल्ली का, कि दिल्ली में ऐसा एक विद्यालय है जहाँ पे आप फुल टाइम कॉलेज की तरह पढ़ सकते हो और उसमें फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें आप एमए कर सकते हो, इसमें आप पीएचडी कर सकते हो, इसमें आप स्कूल में टीचर बन के आपको जॉब मिलती है। आपको अलग-अलग कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं या अकेडमीज़ है या मिनिस्ट्रीज़ है, जिसमें आप इसमें सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। तो ये सारे धीरे-धीरे 10th तक आते-आते पता चले। जी, आपने ध्यान की बात कही डांस में, और मैं पिछले 7 दिनों से जो हर प्रतिदिन 2 विद्यालयों में आपने प्रस्तुति दी है, तो अधिकतर मैं आपके साथ में रहा हूँ। मैंने देखा है कि कहीं पर कम विद्यार्थी हैं, कम ऑडियंस है, वहाँ पर भी आपकी ऊर्जा बिल्कुल बरकरार है, और जहाँ पर ज़्यादा ऑडियंस है वहाँ पर भी फुल उसी ऊर्जा के साथ में आपने प्रस्तुति दी। तो ये जो ऊर्जा आप किस तरह से बरकरार रखते हैं, उसका क्या राज है? मैंने देखा कि हर परफॉर्मेंस में आपकी पूरी ऊर्जा है, और पूरा, चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशन की बात हो, चाहे आई कांटेक्ट की बात हो, हैंड मूवमेंट्स की बात हो, हर प्रस्तुति पूरा जिसमें कि आपको पूरा उड़ेलना है, इस तरह से लगी मुझे। तो उसका क्या राज है? आप कैसे उसको बरकरार रखते हैं, आपकी ऊर्जा को? ये जब आप सुनोगे तो शायद मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगेगा क्या? पर ये इसलिए होता है क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आप देखें ना देखें, मुझे तो अपने लिए डांस करना है। तो तो ये ना ऐसा होता है कि ऑडियंस है कि नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। ऑडियंस होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग ताली बजाते हो तो खुशी होती है। ये खुशी होती है कि जो मैं बताना चाहती हूँ आप सुन रहे हो, इसकी खुशी होती है। लेकिन जो मैं डांस करती हूँ तो मुझे ये खुशी होती है कि मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर रही हूँ। जिस चीज़ में मेरी रुचि है, जिस चीज़ में मेरा मन लग रहा है वो मैं कर रही हूँ। तो उसको पूरे 100% से करना है। जैसे आपको कुछ बच्चों को पढ़ाई में मन लग जिसमें पढ़ाई जिसको जिसमें मन लग रहा है उसको पूरे मन से करना है। अपने आप से प्रामाणिक रह के, अपने आप से ईमानदार रह के काम करना है।
तो यही सर दिमाग में होता है कि अपने लिए करना है। वाह, बहुत सुंदर। हर क्षेत्र के अपने अपने कुछ चैलेंजेस रहते हैं, और ये क्षेत्र तो विशेष रूप से इस तरह का है कि इसमें तो काफ़ी सारे चैलेंज आपको फेस करने होंगे। तो मुख्य क्या क्या चैलेंजेस रहे और उनको आपने किस तरह से फेस किया? ये बहुत अच्छा सवाल है। आप लोगों को इससे कई सारी मतलब बातें मिलेंगी सीखने को। चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि सबसे पहले तो ये बहुत अलग क्षेत्र था। जो सब करते हैं वैसा इसमें नहीं होता है कि 10वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद नेट की परीक्षा देनी है, किसी को इंजीनियरिंग करनी है, किसी को डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, या किसी को बीएससी बीए करके फिर टीचर वाली पढ़ाई करनी है, बीएड करना है। तो ये जो एक नॉर्मल होता है ना, जो सब लोग करते हैं, वो ना करके कुछ और करना है। तो उस रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे कम लोग चलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नहीं चलता, चलते हैं इस पे भी, लेकिन बहुत कम चलते हैं। तो रास्ते में आपको साथी नहीं मिलते, है ना। जब सब हम लोग एक स्कूल में आते हैं तो साथी मिल जाते हैं ना, रास्ते में कोई ना कोई मिल ही जाता है स्कूल आने तक। लेकिन ये जो विषय और ये जो करियर का ऑप्शन चुना था, इस रास्ते में साथी कम मिलते हैं। तो पहले तो अपना निश्चय पक्का करना पड़ता है कि हमें जो करना है, और उसको अच्छे से सोच के डिसाइड करना होता है कि जो करना है वो करना ही है। तो इसके चैलेंज ये थे कि सबसे पहले तो घर में अपने माता-पिता को समझाना था कि ये क्यों करना है, इसमें क्या फ़ायदा होगा, या इसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप लोग भी सोचते होंगे ना, डांस करके आगे क्या? तो आगे क्या है ये पहले खुद मैंने सोचा, ढूँढा, और फिर वो अपने घर में बताया, और उनको उस हिसाब से फिर कन्विंस किया कि इसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि अब जो बोल दिया है उसको पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि आधे रास्ते तो चल दिए बोल के कि हाँ मुझे तो यही करना है, मैंने तो कर लिया, और आधे रास्ते के बाद वापस आ गए कि इसमें तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है, या इसमें तो कोई साथी फ्रेंड ही नहीं है साथ में, तो अभी रहने देती हूँ। ऐसे आधे रास्ते में छोड़ना नहीं था, क्योंकि हमने बोला है ना कि मुझे करना है तो करना है और पूरा ही करना है। तो ये एक आप सभी ने ध्यान रखना है कि जो आपने सोचा, पहले तो उसको बहुत समझदारी से सोचिए, बहुत सोच से, आराम से, बहुत विचार करके सोचिए, और फिर जब सोच लिया है तो उसको बिल्कुल पूरा ही करिए। और जब पूरा कर लोगे ना तो ज़रूर सफलता मिलेगी। मतलब जो आपने सोचा है वो अगर पा लिया तो आप सफल हो, और अगर आप खुश हो आप सफल हो, मतलब आप खुश हो तो आप सफल हो। सफलता कोई एक सीढ़ी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर पहुँचोगे तो ही सफलता है, कोई एक पॉइंट नहीं है कि यहाँ तक पहुँचना मतलब सफल है। सफलता है कि जो आप करना चाहते हो उसमें आपको खुशी मिल रही है, आप संतुष्ट है, मन से खुश है, तो आप सफल है लाइफ में। तो इसको ध्यान बहुत रखना। बढ़िया। निश्चित रूप से साहित्य, संगीत, कला एक प्रसन्नता देने वाला विषय है, और इसके परफॉर्मेंस में, इसकी प्रस्तुति में और इसको करने में ही एक आनंद की अनुभूति होती है। और शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म जब मिलते हैं तो परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कभी ऐसा लगा कि कुछ एडवर्स या अच्छा नहीं लगने वाली बात प्रस्तुति के समय या करते समय, तो वो भी आप यदि शेयर करना चाहें तो? ऐसे हो जाता है कई बार, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप लोग उनको नहीं, मतलब ऑडियंस में जो बैठे हैं वो लोग नहीं जानते होते हैं। तो कई बार जैसे हम डांस कर रहे हैं तो ताली की जगह, या क्या होता था ना, जब हम ये सब सीखते हैं तो हमने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सीखा है मैंने। गुरु शिष्य परंपरा सुनी होगी ना आपने, पुराने ज़माने में जो होती थी, पहले स्कूल्स नहीं होते थे ना, तो गुरु के घर में जाके और एक ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में सीखना होता था। कोई फिक्स कोर्स नहीं होता था उसमें। तो हमने भी उसी परंपरा में सीखा है। तो उसमें एक अलग तरीके का माहौल में बड़े हुए एक तरीके से। और फिर जब कई बार ऐसा होता है परफॉर्मेंस करते हैं और तो सीटियाँ बजाते हैं या तालियों की जगह तो वो कुछ अजीब तरीके से हूटिंग वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि जैसे हमने बताया कि ये भारतीय संस्कृति और भारतीय कला है, इसमें इसकी वाहवाही भी भारतीय पद्धति से ही होनी चाहिए। तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो भी मतलब प्यार से या थोड़े तहज़ीब से, तमीज़ से उनको बता दें कि कृपया ऐसा ना करें। जी।
देखिए मैडम ने कितने सलीके से हम सबको बताया कि यदि कोई विपरीत स्थिति है भी तो उसका भी सामना किस तरह से करें। एक अगला सवाल है मेरा कि आप दिल्ली से, देश की राजधानी से और मध्य प्रदेश के एक रिमोट एरिया में यहाँ पर भद्रवास जैसी छोटी जगह पर, तहसील प्लेस पर आए हुए हैं और 7 दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं। अन्यत्र जगह पर भी आप जाते होंगे, तो लड़की होकर, और ये प्रश्न मुझे लगता है कि बहुत सारे गर्ल्स के लिए एक प्रेरणा देगा इसका उत्तर, कि लड़की होकर आप अकेले यहाँ पर आए, 7 दिन तक रुके, कई जगहों पर जाते होंगे, तो इसमें कुछ अजीब नहीं लगता या डर नहीं लगता, अथवा तो ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी, क्या होगा, या कभी घर वालों की तरफ से इस तरह से, तो उसके बारे में भी कुछ बात बताएं। ऐसा लगता था पहले पहले तो बहुत लगता था। और घर वाले तो मतलब माता पिता आप सब जो सभी लोग जानते हैं कैसे होते हैं ना, तो वो तो अभी तक भी चिंतित रहते हैं कि कैसे हो, कैसे जाओगी या कहाँ रुकोगे। लेकिन लड़कियों के लिए स्पेशली कह रही हूँ, लड़कों के लिए भी है ही, कि जब आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है ना, तो आप मतलब आपको अगर ये विश्वास है कि हम सही है और हम सही ही काम करेंगे हमेशा, तो गलत आपके साथ हो नहीं सकता। ठीक है, कभी भी अगर आपको ये विश्वास है कि अगर हम सही है तो हम सही की पहचान कर सकते हैं, अगर हम सही है तो हम सही ही काम कर सकते हैं, तो आप जिनको मिलते हैं अपने आप अपने आप ऐसा होता है कि रास्ता खुलता जाता है और आप सही ही लोगों से मिलते हैं, सही ही काम आपके साथ होते जाते हैं। तो अब उसके लिए सबसे मेन है कि खुद सही होना है, खुद पर विश्वास रखना है। और सही गलत की पहचान तो हमें स्कूल में ही मिल जाती है, हमें स्कूल में सिखाया जाता है ना क्या चीज़ें गलत है, कौन सा बर्ताव गलत बर्ताव में आता है, कौन सा बर्ताव सही बर्ताव में गिना जाएगा। उसमें से सही वाला ही चुनना है, वही काम देगा। और हमेशा सही रहना है और खुद पे भरोसा रखना है। कई बार जो एक माइनर डिफरेंस है, एक बारीक अंतर है सही और गलत का, वो समझदारी की कमी के कारण नहीं आ पाता, और कई गर्ल्स में भी इस तरह की भावना रहती है कि इट्स माय लाइफ और मैं जीवन में जो करना चाहूँ वो करूँगी, और फिर वो कि मेरा जीवन, मुझे जो करना है वही करना है, और ये रास्ता वहाँ तक ले जाता है, श्रद्धा तक ले जाता है, और कई बार फिर वो आफताब के रूप में उसके टुकड़े टुकड़े इस देश में देखने को मिलते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे गर्ल्स के लिए, कि वो सही गलत में कैसे अंतर करें और इसके लिए क्या आवश्यक है? पेरेंट्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? इसमें पेरेंट्स की ज़्यादा भूमिका है, पर आपके माध्यम से ही है। जो मैंने आपको बोला अभी कि आपको स्कूल में तो सभी को सिखा दिया है, बॉयज़ को भी सिखा दिया है कि क्या सही है क्या गलत, और गर्ल्स को भी सिखाया है। अब जब वो चुनने की बारी आती है ना, तो कई बार होता है कि हम जो अट्रैक्शंस होते हैं कि मतलब जो जिसको कहते हैं ना तड़क भड़क चीज़ें देखते हैं, तो हम उसमें आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ, इसमें तो यहाँ जाने को मिलेगा, वहाँ जाने को मिलेगा, ऐसे ऐसे सोचते हैं ना हम कि घूमने को मिलेगा। यहाँ कोई अगर हमें कहता है चलो उधर एक है कुछ का, उधर एक कंपटीशन है वहाँ चल दो। मैं अपने फील्ड के हिसाब से बता रही हूँ, कैसे कई बार कहते हैं कि उस शहर में एक कंपटीशन हो रहा है, उसमें चलोगे तो आपको बड़ा प्राइज़ मिलेगा। तो सोचते हैं कि चलो उस बहाने मुंबई में घूमेंगे या किसी भी बड़े शहर में जाने को मिलेगा। तो अब वो सही गलत चुनने का समय आ गया है, ठीक है? तो पहले तो ये सही चुनना है कि क्या ये कंपटीशन ज़रूरी है? क्या यही मैं मुझे करना था? और अगर सारे आंसर हाँ, हाँ पे जा रहे हैं, तो एक लास्ट काम जो हमें करना होता है ना, जिसको कहते हैं फाइनल चेक, वो ये है कि हम अपने घर में अपने माता-पिता को बताकर सही बात और पूरी बात बताकर जाएँगे। अगर वहाँ हमें झूठ बोलना पड़ रहा है, अगर वहाँ हमारे मन में आए ये बता देंगे तो मना कर देंगे, कुछ और बता देती हूँ, इसका मतलब हम गलत काम कर रहे हैं। जब हमें अपनी बात बोलना मतलब हम अगर अपनी बात बता सकते हैं अपने बड़ों को, माता-पिता को या टीचर्स को, तो मतलब हम सही काम कर रहे हैं। अगर हम उनसे झूठ बोल रहे हैं तो मतलब हमारा काम भी गलत है। तो ये ध्यान रखना हमेशा, कभी भी झूठ बोलना पड़ेगा, उस काम को छुपाना पड़ेगा तो वो काम नहीं करना। बहुत सुंदर। आपको बदरवास में आकर कैसा लगा इन बच्चों के साथ में और सभी बच्चों के साथ में, अपना 7 दिन का अनुभव? बदरवास मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब देखने घूमने का नहीं, पर जो मुझे सबसे मिलने का मौका मिला ना यहाँ पे,
मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने मतलब वार्म लोग हैं, वार्म मतलब इतने ऐसे आत्मीय हैं ना सब लोग, इतने प्यार से मिल रहे हैं मुझसे हर दिन। आप सर देख रहे हैं कि हर दिन इतने सारे हम स्कूल्स में जाते हैं और सब लोग ऐसे मिलते हैं जैसे हम मतलब पहले 15 मिनट की मुलाकात के बाद ऐसे हो जाता है जैसे हम तो इनको अच्छे से जानते हैं। तो वो जो अपनापन है यहाँ पे वो बड़े शहरों में नहीं होता है। दिल्ली में वगैरह हम मिलते हैं, हम चाहे उनको सालों से जानते हो लेकिन इतना अपनापन जितना यहाँ पे 15 मिनट में हो जाता है उतना नहीं हो पाता है। तो आप बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हो। आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, आप में स्टूडेंट्स में से और फैकल्टी मेंबर्स में से भी। हाँ पूछिए, ये कॉर्डलेस ले लो। मैम आप इतने दिनों तक बदरवास में रही, तो आपको बदरवास से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला हुआ, वो चीज़ बताइए। मुझे बदरवास से यही सीखने को मिला, जो अपनापन आप लोग दिखाते हो ना मुझे, जो अपनापन से आप लोग मुझे आपने अपना लिया है। जैसे मैं बाहर से आई थी लेकिन आपने इतना अपनापन दिखाया, मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। मतलब मैं इधर जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे भी एकदम घर जैसा माहौल मिला। तो ये दिल्ली या मुंबई इन जगहों पे हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ये हम एक दूरियां निर्माण होती जा रही है आपस में। जैसे सर आप भी कह रहे थे ना कि आपस आस पड़ोस में सोशल हो रहे हैं हम, लेकिन आस पड़ोस में कौन रहता है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं रख पाते या उनसे इतना मेल मिलाप नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैंने ये दोबारा से सीखा कि नहीं, ये चीज़ जो हम हमारी अपनी चीज़ थी ये हमने भूलना नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत नई चीज़ सीखने को मिली मुझे। थैंक यू। आप इतने दिनों तक रहती कहाँ थी? मैं आपके स्कूल के बिल्कुल सामने ही रहती हूँ। मैं रोज़ आपके स्कूल की बेल सुनती हूँ और प्रेयर सुनती हूँ। आपके शंखनाद से आपकी स्कूल की शुरुआत होती है ना, तो मैं वो रोज़ सुनती हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आपका सानिध्य हमें 7 दिन तक मिला और बहुत कुछ बच्चों को हमको सीखने को मिला, बड़ा आनंद आया। और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, प्रार्थना ईश्वर से हम करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से मैडम का थैंक यू।